कुछ समय पहले एक मूवी आई थी आंखें करके, जिसमें अमिताभ बच्चन, अर्जुन रामपाल, अक्षय कुमार, परेश रावल ये सब एक्टर्स थे। तो उसमें परेश रावल ना एक अंधे आदमी का किरदार करते हैं और वो बताते हैं कि उनकी आंख में उनके उस्ताद ने बचपन में तेजाब डाल दिया था। उस तेजाब से उनकी आंखें खराब हो गई और फिर वो भिखारी का काम करने लग गए। तो ऐसे ही कोई तेज़ाब ना मुझे लगता है आजकल बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़, कुछ क्रिकेटर्स की वाइफ और भी बहुत सारी बड़ी सेलिब्रिटीज़ की आंखों में डल गया है। बिकॉज कुछ दिन पहले जब इसराइल पैलेस्टीन का वॉर शुरू हुआ था, सो ऑल दी आईज वर ऑन राफा। इनफैक्ट एवरी आई वॉज ऑन राफा। बट हमारे ज़रा से पास में एक मुल्क में हिंदूज़ पे इतनी ज़्यादा एट्रॉसिटीज़ हो रही हैं, उन्हें ज़िंदा जलाया जा रहा है, लेकिन देर आर नो आइज़ ऑन बांग्लादेशी हिंदूज़। बचपन में हम बहुत सारे एसिड्स के बारे में पढ़ते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, ये एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, ये एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग है। पर मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि ये जो स्पेसिफिक तेज़ाब है, ये किस तरीके का बहुत सिलेक्टिव तेज़ाब है जो ऐसे टाइम पर ही काम करता है, ऐसे टाइम पर ही इन सेलिब्रिटीज़ की आंखों में जाता है कि वो अपने एक बगल के देश में हो रही एट्रॉसिटीज़ पे आइज़ नहीं डाल पाते, जबकि 3,000 4,000 किलोमीटर दूर किसी दूसरे मुल्क, किसी अनरिलेटेड मुल्क में अगर कोई चीज़ हो रही होती है तो वहाँ पे उनकी आइज़ तुरंत पहुँच जाती हैं। तो मैं हज़ार लानतें भेजता हूँ इस तरह के सिलेक्टिव तेज़ाब पर। दिन भर गोदी मीडिया कह कह कर छाती पीटने वाले एक बहुत अच्छे पत्रकार हैं, हम सबके प्रिय माननीय रवीश कुमार जी। तो आज उनका एक वीडियो देख रहा था जिसमें वो खुद ही बता रहे थे कि जब एक्स प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना अब अपने घर में नहीं हैं, लोग उनके घर में पहुंच रहे हैं और वहां से कुछ भी चुरा के ले जा रहे हैं। टेबल, कुर्सी, खाने के बर्तन, साड़ियाँ, बकरी, मछली, जो उनको मिल रहा है, जो उनके मन में आ रहा है, एलसीडी टीवी। पर रवीश कुमार ये कहते हैं, एंड आई कोट, कि इसे लूट नहीं कहा जा सकता। जानकारों की माने तो इसे लूट नहीं कहा जाएगा। ये एक तरीके से जनता को अपने अधिकारों और ताकत का एहसास हो गया है, इसको ये कहा जाएगा। अरे रवीश भाई, दिन भर आप दूसरे पत्रकारों को गाली देते रहते हो, ये किस तरीके की पत्रकारिता कर रहे हो यार? ये लूट नहीं, ये अराजकता नहीं, ये दंगा नहीं, ये बलवा नहीं, तो और है क्या भाई साहब? वीडियोज़ आ रहे हैं जब लोग शेख मुजीबुर रहमान की स्टैचू पे खड़े होकर पेशाब कर रहे हैं, उसे बुलडोज़र से गिरा रहे हैं। एंड नॉट ओनली दैट, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में जो भी स्टैचूज़ हैं, उन सारी स्टैचूज़ को गिराया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। अंग्रेज़ी में जिसे कहा जाता है ना, वैंडलाइज कर रहे हैं। और इतना ज़्यादा अराजकता फैल रही है और आप इतने बड़े प्यार से कह रहे हैं कि इसे लूट नहीं कह रहे हैं, इसे तो केवल ये कह रहे हैं कि जनता को अपनी शक्ति का एहसास हो गया है, जनता को अपनी अधिकार का एहसास हो गया है। तो माफ़ करिएगा रवीश भाई, अगर जनता को हिंदुस्तान में भी आपकी अपनी शक्ति का एहसास हो गया ना, तो हमारी तो प्रॉपर्टी जाएगी जाएगी, पर आपके साथ भी ऐसे ही कुछ होगा और फिर उसे लूट मत कहिएगा। आज सवेरे से ना काफ़ी परेशान हूँ। आज सवेरे से सब लोगों से नंबर मांग लिया है, ना तो नसरुद्दीन शाह का नंबर किसी को पता है, ना हामिद अंसारी का पता है, ना आमिर खान का पता है। मैंने करीब 25-30 लोगों से जो मेरी जान पहचान में थे उनसे पूछा, कुछ एक शांतिप्रिय लोगों से भी पूछा, पर किसी के पास भी उनका नंबर नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं कि मेरे को उनसे कोई बहुत ज़्यादा बहुत ज़रूरी काम है, पर क्या है ना कि यही वो लोग थे जिनको भी कुछ समय पहले बहुत डर लगता था। हामिद अंसारी को भी इस देश में बहुत डर लगता था। नसरुद्दीन शाह तो कहते थे कि देश बहुत इंटॉलरेंट है, यहाँ बहुत ज़्यादा इंटॉलरेंस है। आमिर खान का तो पता नहीं, पर उसने कहा था कि उसकी लुगाई को बड़ा डर लगता है यहाँ पे। तो मैं एक बार उन तीनों को ना फ़ोन करके पूछना चाहता हूँ या एक सजेशन देना चाहता हूँ कि डर अगर सही में देखना है ना, तो थोड़ा सा लिटिल बिट बाजू वाले शहर मुल्क में होके आओ, पड़ोस के देश में ज़रा देख के आओ, तो आपको पता चलेगा कि डर किसको कहते हैं। और जो हिंदू यहाँ बैठ के बहुत मज़े ले रहे हैं, जिनको बड़ा अच्छा लग रहा है कि नहीं नहीं जो भी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, वहाँ तो प्रोटेस्ट की जीत हुई है, वहाँ तो एक डिक्टेटरशिप ख़त्म हुई है, तो ये चीज़ बता दूँ कि ऐसे ही जो है वर्क कंप्लीटेड पाकिस्तान में भी हुआ था, ऐसे ही मिशन सक्सेसफुल बांग्लादेश में भी हो गया, और धीरे धीरे हिंदुस्तान में भी ना वर्क इज़ इन प्रोग्रेस। मेरा काम था एडवाइस लेना, फ्री की एडवाइस लेना है तो लो, वरना जाने दो। हिंदुस्तान में दो तरीके के लोग हैं। एक साफ नज़र वाले, सीधी नज़र वाले, जो ब्लैक को ब्लैक, वाइट को वाइट कहेंगे, ब्लैक एंड वाइट देखेंगे, सही को सही और गलत को गलत देखेंगे। दूसरी तरफ एक अजीब तरह की नज़र वाले लोग हैं, जिन्हें प्यार से हम लोग लिब्रांडू कहते हैं। तो ऐसे कई लिब्रांडू पत्रकार भी हैं, बरखा हैं, रवीश जी हैं, शायद अभिसार भी हैं। तो ये सारे लोग क्या कहते हैं, और इन लोगों ने एक इतना बढ़िया नैरेटिव चलाया हुआ है कि इस्लाम एक ऐसी संस्था है जिससे बगदादी, ओसामा बिन लादेन, आइसिस, जैश ए मोहम्मद, हाफिज़ सईद, इस तरह की बहुत सारी जो हैं समाज सुधारक संस्थाएं और बहुत सारे इस तरह के समाज सुधारक लोग निकले हैं।
तो सलाम करना चाहता हूँ मैं इस तरीके की पत्रकारिता को और इस तरीके का नैरेटिव फैलाने वाले लोगों को। लाख बार मेरा मानने का ये मन करता है कि नहीं, ये जो नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि नहीं नहीं अब धीरे धीरे हिंदू खतरे में आने जा वाले हैं, हिंदुओं पे खतरा मंडरा रहा है, इसको ना मानूं और बाकी सारे नेताओं स्पेशली असदुद्दीन हो ऐसी टाइप के नेताओं को बहुत अच्छा मानूं। पर उसी टाइम पे मुझे ये याद आता है कि जब फ़िलिस्तीन में कुछ होता है तो ये लोग छाती पीटने लग जाते हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी जैसे नेता हैं जो कश्मीर में कुछ होता है तो यूएन तक पहुंचने की बात करते हैं। पर आज अपने से इतने पास, इतने बगल के देश में हिंदुओं पे इतने अत्याचार हो रहे हैं और ये शुतुरमुर्ग की तरह रेत में मुंह गड़ा कर बैठे हुए हैं। बड़ा अचरज होता है मुझे इस बात पर। आज सवेरे से सिर्फ ये नैरेटिव चलाने की कोशिश की जा रही है, ये नैरेटिव चलाने की कोशिश की जा रही है कि नहीं नहीं वहाँ कोई लूट नहीं हो रही, वहाँ एक डिक्टेटरशिप एंड हुई है तो लोग एंजॉय कर रहे हैं, लोग जो है उसको एक बहुत अच्छा अपने अधिकारों का उनको महसूस हो गया कि नहीं हमारे पास ताकत भी, हमारे पास अधिकार भी है। एक वीडियो देख रहा था जिसमें हमारी सबकी प्यारी अरफा खानम शेरवानी और कोई वरदराजन साहब थे, ये दोनों भी बात कर रहे थे। अगेन दे वर सेइंग द सेम थिंग कि नहीं नहीं कोई लूट नहीं हुई है, उसे हम लूट का नाम नहीं दे सकते। अरे यार आप बार बार कह रहे हो ये प्रोटेस्टर्स हैं, ये स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट्स क्या मुजीबुर रहमान की स्टैचू पे खड़े होकर पेशाब करेंगे, उसको जेसीबी से तोड़ेंगे? स्टूडेंट प्रोटेस्ट था तो जब सुप्रीम कोर्ट ने उनके सारे कोटा को ऐश कर दिया, सब कुछ कैंसिल कर दिया तो प्रोटेस्ट में ख़त्म हो जाना चाहिए था। ये तो कोई पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं है। इसलिए अब फॉल्स नैरेटिव के झंझट में हम लोगों को पढ़ना ही नहीं है कभी भी। इस सारे केस में मुझे एक चीज़ बहुत खुलकर दिखने लग गई है कि एक बहुत अच्छी सीख भी है हमारे देश के पीएम के लिए कि क्या होगा ना, जिस तरीके के बाजू के देश में ये सब एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट के नाम पे शुरू हुआ एंड यू ऑल कैन सी वेयर इट एंडेड, तो इस तरीके से हमारे यहाँ भी कभी सीए के नाम पे, कभी फार्म लॉज के नाम पे, कभी किसी और नाम पे ऐसे छिटपुट, कभी हिजाब बैन के नाम पे छिटपुट प्रोटेस्ट चलते रहेंगे। सो ऑल दीज ब्लडी प्रोटेस्ट शुड बी निप्ड इन द बड इटसेल्फ। बहुत जल्दी उस पर मोदी जी को एक्शन ले लेना चाहिए, उस पर ध्यान दे देना चाहिए, वरना ये पीसफुल प्रोटेस्ट धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते कहाँ से इनको पेट्रोल और डीजल मिलता रहेगा और एक कब बड़ी आग का रूप ले लेंगे कोई भी नहीं कह सकता। एंड वी नेवर नो ये कहाँ पे जाके एंड होगा। एट द सेम टाइम मैं देश के वोटर्स को भी ये कहना चाहता हूँ जिन्होंने इस इलेक्शन में इतना बड़ा उठा पटक कर दिया, अपने चारों ओर नज़र घुमा के देख लो ज़रा, इस देश के आसपास जितने भी देश हैं किस तरीके की अस्थिरता, किस तरीके की अराजकता और किस तरीके का अनप्रडिक्टेबिलिटी का सेंस उन लोगों में है, कितनी इनसिक्योरिटी फैली हुई है आसपास। अरे उस आदमी को वो भले ही हमें बहुत कुछ नहीं दे पा रहा है, बहुत सस्ती चीज़ें नहीं दे पा रहा है, बहुत कुछ करके नहीं दे रहा है, बट कम से कम देश में स्थिरता तो है, आप चैन की सांस तो ले रहे हो, सुबह उठ के दफ्तर जा रहे हो, शाम को घर आ रहे हो, शांति तो है। तो आई गिव दिस क्रेडिट टू मोदी जी। उन्हें इस चीज़ का ध्यान भी रखना चाहिए कि किस प्रोटेस्ट को कैसे हैंडल करना है। एंड आई थैंक हिम कि वो एक तरीके के एक दीवार बनकर खड़े हुए इन सारी अस्थिरताओं के बीच और हमारे देशवासियों के बीच। वही एक आदमी है जिसने हिंदुओं को अभी तक बचा कर रखा हुआ है। एंड लास्टली आई जस्ट वांट टू गिव अ मैसेज टू दोज हिंदूज नो जो बहुत उछल के इसको कह रहे हैं कि वाओ डिक्टेटरशिप एंड हो गई, वाओ डिक्टेटरशिप एंड हो गई, अब तो बहुत अच्छा है, और शेख हसीना के घर पे जो सो कॉल्ड पीसफुल प्रोटेस्टर्स जा रहे हैं और चीज़ों को लूट रहे हैं उसको भी जस्टिफाई करने की निहायत ही वाहियात कोशिश कर रहे हैं। तो एक बहुत पुराना शेर है, मुझे याद आ रहा, बहुत अच्छा है कि जब लगेगी आग तो जद में आएंगे घर कई सारे, जब लगेगी आग तो जद में आएंगे घर कई सारे, यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो अगर कभी ऐसा हो गया कि इस तरह की सिविल वॉर वाली सिचुएशन आ गई ना, तो वो ये नहीं देखेंगे आप उनके सपोर्ट में थे या नहीं थे। जिस तरीके से हिंदूज़ को जलाया जा रहा है बांग्लादेश में, वहाँ भी यही होगा। सो सभी सनातनी भाइयों से निवेदन है, सतर्क रहें और सावधान रहें। बाजू में तो हुआ है, यहाँ पता नहीं कब होगा।